हिमालय की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जिसका नाम नक्शों से मिटा दिया गया है, काला डूंगरी। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी लाल नहीं, काली है, क्योंकि यहाँ सदियों से मासूमों का खून सूख कर जम चुका है। आर्यन, सायरा, विक्की, तान्या और रोहन, 5 दोस्त जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर कुछ रोमांच की तलाश में थे। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होने वाली है। गांव रुद्रनगर से गुजरी तो एक पागल कुत्ता उनकी गाड़ी के पीछे भागा और टायर को काटते-काटते खुद लहूलुहान हो गया। गांव के एक बुजुर्ग ने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, उस पहाड़ पर मत जाना। वहां रात को सन्नाटा चीखता है और जो चीख सुन लेता है वो सन्नाटा बन जाता है। लेकिन आर्यन और उसके दोस्तों ने बुजुर्ग की बात नहीं मानी और वो लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, हवा भारी होने लगी। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक रास्ते के बीच में एक विशाल, आधा जला हुआ बरगद का पेड़ मिला। उस पर पत्तों की जगह सैकड़ों काले कौवे लटके थे, जिनके गले में लाल चुनरी बंधी थी। उनके पेट फटे हुए थे और उनमें से भूसे की जगह इंसानी बाल निकल रहे थे। रात के 11 बजे काला डूंगरी की चोटी पर उन्होंने कैंप लगाया। आग जलाई गई, लेकिन आग की लपटें अजीब तरह से कांप रही थीं। सायरा, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी, अपने नाइट विजन कैमरे से तस्वीरें ले रही थी। अचानक वो शॉक हो गई और बोली, आर्यन, कैमरा देखो। आर नाइट विजन के हरे पर्दे पर पेड़ों के पीछे एक आकृति खड़ी थी। वो करीब 8 फीट ऊंची थी, बेहद दुबली, और उसकी खाल सड़ी हुई राख जैसी धूसर थी। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और नाखूनों की जगह लंबी नुकीली हड्डियां थीं। सबसे खौफनाक उसकी आंखें थीं। नहीं, आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 जलते हुए कोयले जैसे गहरे गड्ढे थे। तभी जंगल से एक आवाज आई। वो आवाज तान्या की माँ की थी, जिनकी मौत साल भर पहले हो चुकी थी। तान्या, बेटा घर आजा, बहुत अंधेरा है। तान्या चीख पड़ी। वो जीव उनकी आवाजों की नकल कर रहा था। वो उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता था। तभी रोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। अचानक एक अमानवीय फुर्ती के साथ वो जीव पेड़ों के ऊपर से कूदा। रोहन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक ही झटके में उस जीव ने रोहन का गला अपने नाखूनों से रेत दिया। रोहन की चीख हवा में गूंजी और फिर एक डरावनी कड़क कड़क की आवाज आई। वो जीव रोहन की रीढ़ की हड्डी को गन्ने की तरह चबा रहा था। बाकी दोस्त अपनी जान बचाकर एक पुरानी लकड़ी की केबिन की तरफ भागे, जो ढलान पर बनी थी। अंदर घुसते ही उन्हें सड़ी हुई लाशों की महक आई। वहां दीवारों पर खून से लिखा था, यहां भूख कभी नहीं मरती। केबिन के फर्श के नीचे उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वो एक तांत्रिक की थी, जिसने 100 साल पहले इस पहाड़ पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने ही परिवार की बलि दी थी। पर कुछ गलत हो गया। वो खुद एक पिशाच बन गया, जिसे ना तो धूप मार सकती थी, ना मौत। वो केवल ताज़ा इंसानी मांस पर जिंदा रहता था। डायरी में एक चेतावनी लिखी थी, अगर तुम उसकी परछाई देख लो तो वो तुम्हारी रूह का मालिक बन चुका है। भागना बेकार है, क्योंकि तुम जहां जाओगे वो तुम्हारी परछाई के अंदर छिपा होगा। विक्की ने अचानक अपनी परछाई की ओर देखा। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी, बल्कि दीवार पर खड़ी थी और उसका गला घोंटने का नाटक कर रही थी। देखते ही देखते विक्की का दम घुटने लगा। वो हवा में उठने लगा, जैसे उसे किसी अदृश्य फंदे ने जकड़ लिया हो। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वो केबिन की छत से जा टकराया। अब सिर्फ आर्यन, सायरा और तान्या बचे थे। सुबह की पहली किरण दिखने लगी। उन्हें लगा कि रोशनी उन्हें बचा लेगी। वे केबिन से बाहर निकले और पहाड़ से नीचे भागने लगे। वे भागते भागते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां कौवे लटके थे। लेकिन इस बार वहां कौवे नहीं थे। वहां रोहन और विक्की की लाशें उसी तरह लटकी थीं। उनके गरों में भी वही लाल चुनरी बंधी थी। तान्या पागलों की। आर्यन ने नीचे की ओर देखा। उनके पैरों की नीचे की जमीन मिट्टी की नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों के चूरे की बनी थी। अचानक सूरज की रोशनी तेज हुई और सारा मंजर बदल गया। जो उन्हें गांव दिख रहा था,
वो दरअसल एक कब्रिस्तान था। वे भागकर अपनी जीप तक पहुंचे, पर जीप के अंदर पहले से ही 3 लाशें पड़ी थीं। वे लाशें आर्यन, सायरा और तानिया की थीं। उनके चेहरों पर वही खौफ था जो इस वक्त उनके जिंदा चेहरों पर था। सच्चाई ये थी, वे कल रात ही मर चुके थे। काला डूंगरी एक टाइम लूप था। वो राक्षस उनकी रूहों को हर रात वही खौफ दोबारा महसूस करवाता था, ताकि उनके डर का स्वाद ले सके। जैसे ही रात दोबारा ढलने लगी, जंगल से फिर वही आवाज आई। आर्यन, सायरा, मजाक मत करो, बाहर। ये आवाज रोहन की थी और खेल फिर से शुरू होने वाला था।